हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी रिजल्ट गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के कुछ और नए चैप्टर्स। साथ में हम नोटिस राइटिंग को भी कवर करेंगे, जो कि हमने कल करा था, लेकिन कल हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज हम नोटिस राइटिंग के एमसीक्यूज को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। दोस्तों, एक और बात, अब आपका पीजीटी का एग्जाम जल्दी आने वाला है। टीजीटी का एग्जाम आपका हो चुका है, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो पहले तो आप जाकर वो सारे चैप्टर्स देख लीजिए जो एनसीईआरटी के, मैंने ऑलरेडी आपको सारे चैप्टर्स कवर कराए हैं ऑलमोस्ट। रिमेनिंग चैप्टर्स मैं आपके इन क्लासेस में कंप्लीट करा दूंगी, जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए है। दोस्तों, आज हम जो करने वाले हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एक तो नोटिस राइटिंग को हम कवर करेंगे, गोइंग प्लेसेस एक बहुत अच्छी स्टोरी है उसको कवर करेंगे, और एक रोड साइड स्टैंड जो कि एक पोयम है उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए, लेट्स बिगिन विद द सेशन। सेशन बिगिन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एक एसएससी सीएचएसएल की टीम है, जो सुबह 9 बजे से लेकर आपकी क्लासेस चलती हैं, और सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी चलती है। तो उस करंट अफेयर्स की क्लास को भी आप जरूर देखें। ये सीएचएसएल की टीम आपका हेल्प आउट करती है आपको सीएचएसएल का प्रिपेयर करने में। एसएससी एमटीएस के भी एग्जाम की टीम पूरी प्रेजेंट है, जो आपको एमटीएस के एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करती है। जो भी स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स या भाई बहन, अगर कोई एमटीएस की या सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, तो उसको जरूर सजेस्ट कीजिएगा कि रिजल्ट गुरु 2.0 चैनल पे आप जाकर ये क्लासेस दे सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपके एग्जाम में। साथ साथ ये इवनिंग में आपकी चलती है आरपीएफ, एएलपी, आरपीएफ, इनकी तैयारी के लिए जो टीम है वो यहाँ पर पूरी प्रेजेंट है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीएस बहुत ही अच्छे लेवल पर पढ़ाई जाती है, ताकि आपका एग्जाम एकदम क्लियर हो जाए। आपकी प्रिपरेशन में ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करता है, जिसका नाम है रिजल्ट गुरु। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक और बात, अगर किसी ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो भैया जाइए, आपको डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं, लाइव टेस्ट मिलने वाले हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए, आज हम सबसे पहले जो सेशन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नोटिस राइटिंग को कवर करेंगे। तो नोटिस राइटिंग से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज को कवर करते हैं। नोटिस राइटिंग बेसिकली क्या होता है, ऐसे करके जैसे नोटिस नहीं लिखा होता, कभी कभी आप न्यूज़पेपर वगैरह खोलते होंगे तो उसमें एक नोटिस राइटिंग, एक कटिंग होती है, उसमें नोटिस लिखा हुआ होता है कि भाई ये चीज़ खो गई है, ये चीज़ मिल गई है, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग एक नोटिस प्रोवाइड किया जाता है, जो पब्लिकली सब लोग देख सकते हैं। तो नोटिस क्या होता है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो पब्लिश किया जाए और जिसको पढ़कर बाकी सारे लोग देख सके कि हाँ, इसमें क्या है और क्या चीज़ पूछी जा रही है। बहुत ही ब्रीफ वे में एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए कोई हॉलीडे का नोटिस देना है या किसी का भी, जो आपको दे दिया जाता है। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ नोटिस। तो वर्ड लिमिट नोटिस की क्या होती है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। 100 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 75 वर्ड्स, 150 वर्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 वर्ड्स। बेसिकली जो एक नोटिस की लिमिट जो रहती है वो कुल कितनी रहती है, 50 वर्ड्स, या यूँ कह लीजिए कि 1 पैराग्राफ। एक और बात, कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जिनमें 90 वर्ड्स अलाउड होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे नहीं, कुछ ही तरह के नोटिस होते हैं। अदरवाइज नोटिस में ओनली 50 वर्ड्स होते हैं, जो कि आप मार्क कर सकते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ नोटिस। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ नोटिस, इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ नोटिस है। तो आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़पेपर में लिखा होता है लॉस्ट एंड फाउंड, है ना। ग्रूम वांटेड नोटिस नहीं है, स्प्राइड वांटेड नोटिस नहीं है, सिचुएशन वांटेड भी नोटिस नहीं है। आपका जो लॉस्ट एंड फाउंड है, ये एक तरह का नोटिस है, जिसमें आप किसी भी एक चीज़ जो खो जाती है या कोई चीज़ जो मिल जाती है, उसका आप क्या करते हैं, नोटिस प्रोवाइड करते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी मार्कशीट है, वो खो गई है ना, तो एक नोटिस दे दिया जाएगा कि भाई मेरी ये मार्कशीट है वो खो चुकी है ना, तो अब से मैं ये रखा करूँगी। या कोई अपना नेम चेंज करता है या कुछ भी इस तरह का, तो वो नोटिस उसमें प्रोवाइड करता है। या कोई चीज़ आपको मिली है कि भाई ये किसकी है, यहाँ से हमसे ले लीजिए, तो ये क्या होता है, फाउंड वाला नोटिस आप लिख सकते हैं। नोटिस क्या है, क्या वो एक टाइप ऑफ लेटर है, क्या वो एक टाइप ऑफ रिपोर्ट है, क्या टाइप ऑफ आर्टिकल है, या नन ऑफ दीज। देखिए, बेसिकली नोटिस ऑब्वियसली किसी को आपने पर्सनली तो लिखा नहीं है, तो वो लेटर नहीं होगा, क्योंकि लेटर क्या होता है, पर्सनली, फॉर्मल या इनफॉर्मल पर्सन को आप लिखते हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो एक इन्फॉर्मेशन है, जो आपने वाइडली, मतलब पब्लिकली आपने बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रोवाइड की है, तो ये लेटर नहीं होगा। रिपोर्ट इज अ काइंड ऑफ न्यूज़। जैसे आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उन वर्ड्स को इकट्ठा करके आपको एक न्यूज़ रिपोर्टिंग बनानी होती है, तो वो रिपोर्ट होती है। तो ये रिपोर्ट भी नहीं है ना, ये आर्टिकल भी नहीं है, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। नोटिस है, तो ये इनमें से कुछ नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द हेडिंग और सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड, तो जो नोटिस में जो सब्जेक्ट या हेडिंग होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ होनी चाहिए और कैची, मतलब जो देखकर, मतलब जिसे देखकर एकदम किसी का भी मन करे कि हाँ भाई इसको हम पढ़े। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में अक्सर लिखा होता है सेल सेल सेल, तो वो सेल का क्या होता है, एक नोटिस होता है कि हाँ भाई इस पर सेल लिखा हुआ है, तो मतलब ये आपके आपको इस जगह पर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको सेल देखकर काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा वर्ड है बट कैची है ना। तो ये होता है नोटिस का मोटिव। What is the salutation placed in the where is the salutation placed in the notice? तो salutation को कहाँ प्लेस किया जाता है नोटिस में? दोस्तों नोटिस में किसी भी salutation की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो there is no need to write a salutation in the notice। किसी भी नोटिस में कोई salutation लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Which of these is the most suitable way to start the body of a notice? क्या सूटेबल तरीका होता है नोटिस को स्टार्ट करने का? थ्रू द कॉलम ऑफ, दिस इज टू इन्फॉर्म, दिस इज टू थ्रेटन, बीइंग अ रेगुलर रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर। देखिए अगर मैं बीइंग अ रेगुलर रीडर की बात करूं तो जो नोटिस प्रोवाइड करेगा वो ऑब्वियसली रीडर तो होगा नहीं, जो न्यूज़ जिसको वो इन्फॉर्मेशन देनी है वो नोटिस न्यूज़पेपर में प्रोवाइड करता है, तो वही इन्फॉर्मेशन लिखेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। धमकी तो कोई देगा नहीं आपको नोटिस में, है ना, कि पब्लिकली धमकी दी जा रही है, नहीं। दिस इज टू इन्फॉर्म, ये एक प्रेसाइज मैनर होता है, एक प्रेस्क्राइब्ड मैनर होता है, एक नोटिस को लिखने का स्टैंडर्ड मैनर है कि आप लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही कम लैंग्वेज में अपनी पूरी बात खत्म करनी है। तो दिस इज टू इन्फॉर्म यू इज करेक्ट स्टार्टिंग ऑफ अ नोटिस, स्टार्टिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द नोटिस। What is written on the top of a notice? नोटिस के टॉप पर क्या लिखा होता है? तो देखिए नोटिस के टॉप पे हम वो लिखते हैं जो उस नोटिस को प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। सपोज कीजिए कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको नोटिस दे रहा है, सपोज स्टेम्स है जो आपको नोटिस दे रहा है, तो वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है, वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा अपना नेम, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है regarding a notice? Notice is written to inform others. Notice is of 50 words. Notice answers questions like what, when and where, या all of these. ये सारे इसके आंसर्स करेक्ट हो जाएंगे, सारे ही इंफॉर्मेशन इस रिलेटेड नोटिस के अकॉर्डिंग करेक्ट है। Where should the subscription be placed in a notice? सब्सक्रिप्शन को नोटिस में प्लेस कहाँ किया जाएगा, तो वो कहाँ लिखा जाता है, एट द एंड, ठीक है, हमेशा एंड में सब्सक्रिप्शन को लिखा जाता है। हाउ इज द सब्जेक्ट रिटन इन द नोटिस? सब्जेक्ट को किस तरह से लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट को नोटिस में हमेशा ब्लॉक लेटर्स में, आपने जनरली देखा होगा कि अगर कोई फॉर्म वगैरह भी फिल होते हैं तो वो हमेशा ब्लॉक लेटर्स में ही किए जाते हैं। वेयर इज द सिग्नेचर ऑफ द हेड बॉय और गर्ल प्लेस्ड इन नोटिस? देखिए बेसिकली नोटिस जो भी प्रोवाइड कर रहा है, सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज एक स्कूल है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो जो हेड ऑफ द स्कूल होगा, जैसे प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, एमडी है, तो वो कहीं ना कोई नोटिस पर साइन करेंगे, दे आर लायबल टू डू इट। लेकिन कभी भी कोई एक हेड बॉय या हेड गर्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उस पर साइन करने की, तो हेड बॉय एंड हेड गर्ल नीड नॉट साइन देयर। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज द सिग्नेचर प्लेस्ड इन अ नोटिस? सिग्नेचर को कहाँ प्लेस किया जाता है? जनरली आप देखते हैं कि जहाँ पर नोटिस लिखा गया, तो जो भी व्यक्ति उस नोटिस को लिखता है, सपोज कीजिए इसमें TITI ये नोटिस लिख रही हैं, तो इनके जो जस्ट नेम के ऊपर ये नोटिस को साइन किया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अबव द नेम ऑफ द राइटर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस? इनमें से कौन सा एक पार्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सल्यूटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती नोटिस में, तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट एडेड इन अ नोटिस बियरिंग फाउंड और टाइटल? है ना, फाउंड टाइटल बियरिंग जो नोटिस होगा उसमें क्या ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एडेड, क्या चीज़ ऐड नहीं की जाती? लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग ऑब्जेक्ट फाउंड, है ना, या इंटायर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग और ऑब्जेक्ट फाउंड, या प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फाउंड, या ऑल ऑफ दीज। कोई चीज़ आपको अगर मिली है तो क्या चीज़ उसमें लिखने की रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है, उसमें आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो एंटायर इन्फॉर्मेशन आपको, देखो आपको कोई भी चीज़ मिली है तो आपने सिर्फ उसके बारे में बता दिया कि भाई हमको ये चीज़ मिली है, ये पर्सन, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको देनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बताओगे कि भाई इसका साइज़ ये इतना है, ऐसा है, वैसा है, वो आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। What can be added in a notice bearing lost title? क्या चीज़ ऐड करी जा सकती है जिसमें lost title given हो? Reward of the one who has lost the object,
रिवॉर्ड टू द वन हु हैज़ फाउंड द ऑब्जेक्ट, रिवॉर्ड टू द वन हु हैज़ रिटन द नोटिस। तो रिवॉर्ड ऑब्वियसली उसे दिया जाता है जो जब व्यक्ति उस चीज़ को फाउंड करेगा, तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है उसको रिवॉर्ड मिलेगा अगर वो हमको ये चीज़ ढूंढ कर ला कर देगा। तो बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं गोइंग प्लेसेस, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, और ये स्टोरी आपकी लिखी गई है A.R. बेटॉन के द्वारा। ये एक गर्ल के बारे में है जिसका नाम है सोफी, और उसकी फ्रेंड है जैनसन। ठीक है, तो इनके बारे में ये स्टोरी है बेसिकली। अब इस स्टोरी में होता क्या है, चलिए तो इस स्टोरी को हम सुनेंगे। जब तक ये स्टोरी आप सुनते हैं मैं आपके सामने से गायब हो जाती हूँ, और अब आप ये स्टोरी सुनेंगे, फिर मैं वापस आऊँगी आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो इस स्टोरी में क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल पूरा इमेजिनेशन और फैंटेसीज पे लिखी हुई स्टोरी है, और क्या क्या होगा इसमें ये हम देख लेते हैं एक बार। यस, तो देखिए पहले इसमें आपको कैरेक्टर्स में बता देती हूँ। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है जेंसी, सॉरी इसका नाम है सोफी, और सोफी की एक सोफी के एक डे ड्रीमर है। डे ड्रीमर मतलब दिन में सपने देखने वाले लोग, मतलब जो सिर्फ अपने इमेजिनेशंस में खोए रहते हैं, अपने सपनों में खोए रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक बहुत ही ऐसी फैमिली से, मतलब बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, जहाँ पर मतलब सब जने बस नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, इस तरह से वो लोग रहते हैं। और सोफी की एक फ्रेंड है जेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये पूरी इमेजिनेशन में डूबी रहती है, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो जेंसी अब सोफ़ी क्या होती है, सोफ़ी अपनी फैंटेसीज मतलब अपने सपनों के बारे में बताती रहती है कि यार मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक फैशन डिज़ाइनर बन जाती हूँ। जेंसी उसे कहती है कि देखो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम बिस्किट फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, तुम्हारे फादर के पास भी इतना पैसा नहीं है, तो तुम इस तरह के सपने देखना छोड़ दो। खैर, अब वो कहती है हाँ यार ये तो सही है, लेकिन फिर वो सोचती है अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं एक मैनेजर ही बन जाती हूँ। फिर जेंसी उनसे कहती है तुम मैनेजर बन सकती है, तुझे पता है कि मैनेजर क्या होता है, क्यों बनाएगा कोई तुझे मैनेजर, तेरे पास वो क्वालिफिकेशन है। ये सोफी बेचारी फिर चुप हो जाती है कि नहीं कुछ भी, ये बात तो सही है। अब फिर वो कहती है कि मैं एक काम करती हूँ ना, मैं एक एक्ट्रेस बन जाती हूँ। इस पे जेंसी फिर कहती है कि देख तू सपने देखना बंद कर दे, तो एक्ट्रेस कहाँ से बनेगी, एक्टिंग आती है तुझे बता, नहीं आती, फिर कैसे बन जाएगी एक्ट्रेस, क्या एक्ट्रेस की तरह पैसे खर्च करने के लिए हैं तेरे पास। फिर वो सोचती है कि यार तू मुझे हर वक्त डिमोटिवेट करती रहती है, मैं कुछ भी बनना चाहूँ तो हमेशा डिमोटिवेट कर देती है। ऐसा कहकर सोफी अपने फिर घर चली जाती है। अब जेंसी और सोफी दोनों बिछड़ जाते हैं, सोफी अपने घर चली जाती है। घर बड़ा बेकार सा है, उसकी मदर जो है वो हमेशा बिल्कुल रिजर्व सी रहकर खाना वाना पकाना ये सब काम करती हैं घर के। जो फादर हैं वो ड्रंक हैं, बूजर है, तो वो ज़्यादातर ड्रिंक किए रहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं। जो भाई है, इसका एक भाई है, बेसिकली दो भाई हैं, तो एक जॉफ एक भाई है, तो वो क्या करता है कि वो हमेशा बैठे हुए बेसिकली मतलब वो एक तो मैकेनिक का वर्क करते थे, मतलब मैकेनिक का काम सीखता था, दूसरा वो वहाँ पर बैठा हुआ है आराम से शांत। तो ये क्या करती है अपने भाई के पास चली जाती है। जो भाई है वो बहुत ही रिजर्व नेचर का है, वो हमेशा अपने काम में ही लगा रहता है, सिर्फ और सिर्फ काम करने में लगा रहता है। तो कुछ भी ऐसा मतलब कुछ बहुत ज़्यादा रिजर्व पर्सन है। अब जो सोफ़ी है वो उससे कहती है कि वो ये भी सोचती है, देखो उसका जो भाई है वो बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता है, और वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, तो ये कहीं ना कहीं सोचती है कि यार इसकी कितनी अलग दुनिया है ना, उससे जेलेसी फील करती है। और ये भी सोचती है कि काश मैं इसके माइंड में घुस कर जान पाती कि ये क्या सोचता रहता है हर वक्त। अब खैर वो उसे बताती है कि भाई तुझे पता है आज मैं डेनियल कैसी से मिली। डेनी कैसी कौन है, डेनी कैसी एक बहुत ही बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं। तो कहती कि हम लोग, मैं किससे मिली, डेनी कैसी से। इस पे उसका भाई कहता है चल, ऐसे मतलब इग्नोर कर देता है, पता भी कौन है डेनी कैसी। कहते हाँ हाँ यार मैंने सच में, मैं डेनी कैसी से मिली, मैं एक जगह पर गई थी, मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी, वो वहाँ पर कपड़े खरीद रहा था, और मैं उससे मिली। तो कहता अच्छा क्या तूने उसको ऑटोग्राफ लिया। तो कहती कि नहीं ऑटोग्राफ नहीं लिया, क्योंकि उसके पास ना पेपर और पेन नहीं था। तो लेकिन वो मुझसे ना, उसने प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे सैटरडे को मिलने आएगा और फिर मुझे ऑटोग्राफ देगा। इस पे उसका भाई कहता है देख तू ख्याली पिलाओ बनाना बंद कर, और तू ये जो इमेजिनेशन के वर्ल्ड में खोए रहती है ना, इसे रहने दे, है ना, तो ज़मीन पे आ जा। तो इस तरह के वो डायलॉग उसको बोलता है। बट वो फिर भी कहती है कि नहीं नहीं, वो मतलब अपनी बात को वो सच बताना चाहती है कि नहीं नहीं वो मिला है, वो डेनियल केसी से मिला है, वो सॉरी वो मिली है, वो डेनी कैसी से मिली है।
ठीक है, वो कहती है कि नहीं नहीं मैं डैनी कैसी से मिली हूँ। इस पे वो कहती है लेकिन ना तू ये बात पापा को मत बताना। चलिए मैं आपके सामने आई गई, मैंने सोचा मैं ऐसे एक्सप्रेशंस के साथ आपको स्टोरी सुना दूँ। तो कहती है कि लेकिन तूने ये बात पापा को मत बताना, वो वैसे ही मुझसे कहेंगे, फिर मुझे डांटेंगे कि तो उससे क्यों मिली, क्योंकि वो जानती थी कि उसके फादर इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, और वो जानती है कि हम लोगों की इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम इतने बड़े प्लेयर से मिलेंगे तो या वो हमसे मिलने आएगा, तो वो इस चीज़ को अच्छे से जानती थी। खैर, अब वो उसके ब्रदर क्या कहता है कि वो पापा को सारी बात बता देता है कि देखो पापा क्या कह रही है। अब उसके पापा उसको डांटते हैं, बुलाते हैं कि देखो तुम जो ये अपनी फालतू की स्टोरीज में खोई रहती ना, इससे बाहर आ जब बहुत पछताओगी नहीं तो एक दिन। लेकिन वो कहाँ माने, वो तो अपनी वही स्टोरीज वगैरह में ख्यालों में खोई रहती है कि हाँ वो डैनी कैसी से मिली है। खैर ऐसे ही टाइम बीतता है और पूरे पूरे सपनों में वो रहती है कि अब सैटरडे को उससे डैनी कैसी मिलने आएगी। और जिस दिन डैनी कैसी को मिलने आना था 5 बजे, वो 4:30 बजे ही उस प्लेस पर पहुंच जाती है। वो अभी सोच रही है कि कौन से प्लेस पर मिलेगी, तो एक परफेक्ट प्लेस उसने नाम दिया है, वो प्लेस जहाँ पर सब बिल्कुल शांत रहता है, जहाँ कोई नहीं होता, जहाँ बिल्कुल जहाँ पर बेसिकली कपल्स वगैरह मिलने आया करते थे, तो वो उसे परफेक्ट प्लेस बोलती है और कहती है कि हम यहीं पर मिलेंगे। खैर, अब वो वहां पर पहुंच जाती है 4:30 बजे, लेकिन अब वो वेट कर रही है, लेकिन डैनी केसी तो उससे पहले भी नहीं मिला था, तो अब कहाँ मिलने आता। और वो वहीं पर वेट कर रही है अपने ही ख्यालों में खो हुए। जब 5 से भी ज़्यादा टाइम हो गया और भी ज़्यादा देर हो गई, तब वो सोचती है कि यार मुझसे डैनी कैसी मिलने आया क्यों नहीं। फिर वो सोचती है क्या उससे वो तुझसे पहले मिला था इससे पहले। तो वो सोचती है कि हाँ यार इमेजिनेशन में मैं फालतू में बहुत ज़्यादा कुछ सोच गई, ये तो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। और अब वो वापस अपने घर जाती है और उसके माइंड में वो सारी बातें चल रही हैं, वो सारी बातें याद आती हैं कि हाँ मुझे ऐसा लगता था कि शायद मिला है लेकिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सपने हैं और कुछ नहीं, हकीकत कुछ और ही है। तो दोस्तों इसका मॉरल भी यही है कि हमें सपनों में इतना भी नहीं खो जाना चाहिए, सपनों को देखना चाहिए लेकिन वो सपने जिन्हें हम पूरे कर सके। सपनों में ऐसे नहीं खो जाना चाहिए कि हमें वो रियल वर्ल्ड लगने लगे और कहीं ना कहीं वो हमारी रियल लाइफ को हमसे छीन ले। यस, तो चलिए आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज पे। आई होप कि आपको पसंद आई होगी स्टोरी, है ना। अच्छा, डेनी कैसी को वो डिस्क्राइब भी करती है अपने ब्रदर को कि वो दिखने में कैसा है, तो उसी से एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। डेनी हैड अ फ्रिकल्ड नोज एंड अ कलर ऑफ हिज आईज वाज, तो उसके आईज का कलर कैसा था, तो उसकी आईज का कलर था ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसाइड द पब सोफी सॉ समथिंग, इट वाज, सोफी जो पब के बाहर सोफी को कुछ दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, हर डैड्स बाइसिकल, हर ब्रदर्स कार, हर मदर्स मोटरसाइकिल, या ड्रैक्स कार, डेरेक्स ट्राइसाइकिल। उसको दिखती है अपने डैड की बाइसाइकिल। While Sophie waited for Denny, she realized that, उसको क्या रियलाइज होता है, डेनी वुड कम, डेनी वुड नॉट कम, शी वॉज हंग्री, शी वॉज थर्स्टी। तो देखो जब वो डेनी के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती है और वो जानती है कि वो नहीं आएगा, तो वो कहती है कि डेनी नहीं आएगा, वो ये बात का रियलाइज कर लेती है क्योंकि डेनी तो उसकी सिर्फ इमेजिनेशन थी, वो तो कभी आया ही नहीं, उससे मिला ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू सोफी द प्लेस शी हैड चोजन टू मीट डेनी वॉज, सोफी के अकॉर्डिंग जो डेनी को मिलने के लिए वो जगह ढूंढती है, वो जगह का नाम क्या था, अ हिडन एली, अ परफेक्ट प्लेस, बिहाइंड द वॉल्स, नियर द ट्रीज। यस, तो उस जगह को वो नाम क्या देती है, अ परफेक्ट प्लेस, जहाँ पर वो हमेशा जाया करती थी बचपन में भी, और अभी भी सोचती है कि वहाँ पर कपल वगैरह मीट करते हैं। Sophie told Jency जो कि उनकी फ्रेंड है, that her father if he got to know about her meeting with Denny would, तो वो कहती है कि अगर मेरे फादर ने जान लिया ना कि मैं अपने मतलब मैं डेनी से मिली थी, तो वो उसका क्या करेंगे, वो उसका मर्डर कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा उस पर हो जाएंगे। जॉफ जॉफ जो कि ब्रदर है सोफी का, हैड टोल्ड अबाउट सोफीज मीटिंग विद डेनी केसी टू। अब देखो यहाँ पर जो सोफी है वो अपने ब्रदर को मना करती है कि ये बात किसी को बताना नहीं, और वो जाकर सबसे पहले क्या करता है कि उसके फादर को बता देता है, फ्रैंक को बता देता है कि वो वहाँ पर किससे मिली थी, डेनी केसी से मिली थी, ऐसा कह रही है। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, दोज वर्ड्स वर स्पोकन विद रेफरेंस। अब ये शब्द किसके रेफरेंस में बोले गए हैं, देखिए जो डेनी कैसी है वो आयरलैंड का रहने वाला है, तो ये उसी के रेफरेंस में बोले गए कि काश वो एक इंग्लिशमैन होता। नेक्स्ट, द मैच ऑन सैटरडे वाज विटनेस्ड बाय, जो मैच है सैटरडे को वो कौन कौन बैठ कर देखता है, कौन कौन देखने वाला था, तो सोफी, फादर, डेरेक एंड जॉफ। डेनी केसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ आयरलैंड, वो आयरलैंड के टीम में एक प्लेयर है।
Sophie told Joff that Denny was unable to sign an autograph for her because क्योंकि उसके पास क्या नहीं था, पेपर और पेन नहीं था. When Sophie told her father that Denny had met her and told her that he was going to buy a shop, अब फादर क्या कहते हैं कि फादर उससे कहते हैं कि देखो तुम अपने ख्याली पुलाव में मत खोया करो, ये वाइल्ड स्टोरीज को सोचना बंद कर दो. The father talked about a man who knew, किसको जानते थे, टॉम फिनी. After describing Denny's appearance, Sophie chose not to tell Joff about, वो किसके बारे में नहीं बताना चाहती है उसे, अपने उसके टीथ के बारे में नहीं बताना चाहती है. What did Sophie tell Joff one day that made him look surprised? वो बताती है कि उसकी मीटिंग थी डेनी कैसी से और जिसको वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और सरप्राइज हो जाता है इस बात से. Joff never took Sophie with him because he thought she was, क्यों वो कभी उसके साथ नहीं ले जाता. देखो यहाँ पर जो गर्ल है सोफी, वो हमेशा ये सोचती कि काश उसका जो भाई है वो रेड कोट पहनकर एक दिन वो मुझे घुमाने ले जाए बाइक पर, क्योंकि उसे बाइक भी चलानी आती है. लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता था, क्योंकि वो सोचता था कि शायद वो बहुत ज़्यादा छोटी है अभी. तो सी इज द करेक्ट आंसर. सोफी फेल्ट बैड बिकॉज ऑफ हर नेवर स्पोक मच, because of her brother never spoke much, laughed a lot, teased her a lot, never took her out for dinner. क्योंकि वो उसे कभी भी डिनर के लिए बाहर नहीं ले गया, इसलिए वो बड़ी दुखी होती है इस बात से. क्योंकि उसे बाइक भी चलानी आती थी लेकिन फिर भी नहीं लेकर जाता था. उसका मन करता था कि उसका ब्रदर उसको डिनर के लिए बाहर लेकर जाए. जॉफ हैड बीन आउट ऑफ स्कूल फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने टाइम के लिए वो स्कूल से बाहर था, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. 3 years के पीरियड के लिए वो स्कूल से बाहर था. What was Sophie's father keen to buy if Sophie ever came into money? वो सबके लिए एक छोटा सा घर खरीदना चाहते थे. She wanted to be a designer like, किसकी तरह वो एक डिजाइनर बनना चाहती थी, बताइए जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. यस, कमेंट भी आप कर सकते हैं जिसको आंसर पता हो. यस यस यस, वो मैरी क्वांट की तरह डिजाइनर बनना चाहती थी. सोफीज बेस्ट फ्रेंड वॉज जेंसी, सोफी की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो कौन थी, जेंसी. वाई डज सोफी फील जेलस ऑफ हर ब्रदर, क्यों उसे जेलसी फील होती थी अपने ब्रदर से. बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू रीच अननोन एरियाज ऑफ हिज माइंड, बिकॉज ही रिवील्स अ सीक्रेट, बिकॉज ही इज अ मैकेनिक, बिकॉज ही कीप्स साइलेंट, क्योंकि वो हर वक्त चुप रहता था और वो उसको कभी भी उसके माइंड में नहीं पहुंच पाती थी. वो जानना चाहती थी कि काश इसके बारे में मैं जान पाऊँ कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो नहीं जान पाती थी. तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. What does Joff's silence symbolize in Sophie's view? Distant places, in vague personality, his jovial nature, wandering of his mind to distant place. वो कहती कि ये पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी मेमोरी में घूम ही आता होगा, है ना. तो पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है, कहाँ कहाँ खोया रहता है. तो उसके जो वो है अपने डिस्टेंट प्लेसेस पर वो घूमता रहता है, लेकिन कभी उसे नहीं बताता कि उसके ख्यालों में क्या है. What kind of person is Sophie's father? A kind-hearted, a loving and caring, a hardcore realistic या carefree? तो किस तरह के व्यक्ति थे. देखो वो हमेशा अपने में ही खोए रहते थे और थोड़े से ड्रिंक वगैरह भी करते रहते थे, तो वो कहते थे हार्ड कोर रियलिस्टिक. सी विल बी द करेक्ट आंसर. Sophie's dreams and disappointments are all in her mind. क्या हो जाता है इसका. They all represent her imagination, nothing in reality. They represent her nature, they explain her personality, they tell us her future. वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन और कुछ भी रियलिटी में नहीं था, ये हमको दर्शाते हैं. Why does Sophie get angry with her brother? क्यों वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो उसका सीक्रेट अपने फादर को बता देता है. अच्छा, जानसी इस ब्रदर के लिए तो नहीं है ना. उसके अलावा he doesn't speak to her because of his silence. none, इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा. अब आ जाता है रोड साइड स्टैंड पे. रोड साइड स्टैंड एक पोयम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. ठीक है, तो इसके बारे में भी अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. यस,
जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि रॉबर्ट देखिए, इसमें जो बात की है पोइट ने, वो इसके लिए बात की है कि जो रोड साइड, मतलब एक रोड है और उसके बराबर में एक घर है जहाँ पर लोग रहते हैं। रोड हमेशा एक बिजी रोड रहता है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग, पूरा ट्रैफिक हर वक्त रहता है। अच्छा, यही जो लोगों के बारे में बात की है, वो जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी लाइन के बिलो रहना चाहते हैं, रहते हैं, या जो गरीब हैं, या जो अपनी लाइफ को मतलब किस जैसे तैसे अर्न कर रहे हैं, जिनकी गरीबी का जो बड़े बड़े लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिक्स वगैरह सारी चीज़ें सुधारने में लगे रहते हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा सूद करते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनको प्रोवाइड कर दिया, जिससे वो बेचारे चुप हो जाते हैं, और वो अपने बड़े जो लोग होते हैं वो अपने मज़ा लेते हैं। तो ये क्या होता है कि रोड स्टैंड, जो पोयम है रोड साइड स्टैंड, ये उसी के बारे में पोयम है। तो इसके एमसीक्यूज को हम डायरेक्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए एमसीक्यूज पे वापस आ जाते हैं। व्हाट डज, इस एमसीक्यूज के सहारे ही हम इन क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल द थॉट ऑफ द ओनर ऑफ द स्टैंड। जो ओनर ऑफ द स्टैंड है, मतलब ये जैसे जैसे रोड आ रही है तो उसके बराबर में एक स्टैंड है, तो ये उसके ओनर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अ चाइल्ड लाइक लॉगिंग, वेरी गुड थॉट, अ चाइल्डिश लॉगिंग इन वेन, अ वाइज थॉट। देखो, वो हमेशा से जैसे लोगों के बारे में, जो गरीब लोग थे उनके बारे में सोचता था, या वहाँ से आते जाते लोगों के बारे में सोचता था, लेकिन वो जानता है कि ये जो उनकी बचपन की, एक जो बचपन वाली जो इच्छा है ना, इसका कोई फायदा नहीं है, कभी पूरी नहीं होने वाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी डी, अ चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ पुअर रूरल फोक एट न्यू लोकेशन। देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी बड़े लोग हैं तो वो क्या करते हैं, उनको एक ऐसी जगह पर भेज देते हैं, जैसे विलेज एरिया साइड में भेज दिया, जहाँ पर उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन वो उनकी कहीं ना कहीं टेंशन खत्म नहीं करते, टेंशन और बढ़ा देते हैं। हालांकि बड़े लोगों की नज़र में ऐसा लगता है उनको कि जैसे उन्होंने जाने कितना बड़ा काम किया हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, would be the state of poor rural folk at new location. Tension free as their needs will be looked after. There will be able to visit city malls. They will enjoy traveling malls and cinema halls. They will be happy. क्योंकि वो क्या है कि वो टेंशन फ्री हो जाएंगे, और कोई भी, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई होगा उन्हें देखने के लिए, और नीड्स विल बी, और उनकी जो नीड्स हैं उनको, ज़रूरतों को देखा जाएगा, पूरा करा जाएगा। What was the news? अब न्यूज़ क्या था, सिटी पीपल विल गिव मनी, सिटी पीपल विल हेल्प द पुअर, रिलोकेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ, जो देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ में थी, न्यूज़ में क्या था कि इनको रीसेटल, मतलब किसी अलग जगह पर भेज दिया जाएगा, जहाँ पर इन लोगों के पास क्या होंगे कि बहुत सारे, इनको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर आसपास उनको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो सी करेक्ट आंसर हो जाता है। हु वॉन्टेड टू फील द मनी एट हैंड फ्रॉम होम। देखो, ये लोग जो है छोटे छोटे जैसे काम किया करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि इनको जो है क्या हो जाए, फील, मतलब ये मनी को अपने हाथ में, थोड़ा सा पैसा कमा सके, उस हाथ में उस मनी को फील कर सकें कि वो क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रूरल folk फ्रॉम द गवर्नमेंट, द रूरल folk फ्रॉम द सोशल एजेंसीज, द रूरल folk फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, द रूरल folk फ्रॉम द सिटी पीपल। ये रूरल folk की बात कर रहे हैं जो कि सिटी पीपल के से हैं। डी, what is the word pathetic used for roadside stands? Pathetic use क्यों किया गया है? Why is the word? For the city people's attitude, for the government's declaration, for the city people's behavior, for poor condition of the owner of this stand. बताइए। देखो, जो पुअर कंडीशन है ओनर की, वो उसके लिए पथेटिक शब्द को यूज किया गया है। What is the poet's call to the polished traffic passing ahead? He admires this, he is indifferent to this, he condemns this indifferent attitude of the city folk and feels the pain of rural folk, all of these. वो कहते हैं कि जितने भी ये लोग हैं इंडिफरेंट, मतलब एक तरह से इग्नोर कर दिए जाते हैं, उनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग होता है सिटी फोक से, और फील करते हैं वो दर्द को जो रूरल फोक झेल रहा है
है ना, तो कहीं ना कहीं उस दर्द को बहुत ज़्यादा झेलते हैं और कहते हैं कि शायद बचपन से उनकी इच्छा है कि शायद कुछ सुधार लाएं, लेकिन वो नहीं ला पाते। वाई डिड अ स्टॉपिंग कार रिएक्ट? टू पॉइंट आउट एट द रॉन्गली मार्क्ड एन एंड एस डायरेक्शंस। अच्छा देखिए, वो एक और बात वो ये भी कहते हैं कि जिनके पास पैसा है वो रुको, मेरी खूबसूरती को निहारो, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम इतना बनते क्यों हो? अगर भैया तुम्हें ज़्यादा ही बनना है, मतलब तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हें उसका घमंड दिखाना है, तो तुम यार रुको ही मत, यहाँ से चले जाओ। या क्यों रुकते हो यहाँ पर? क्योंकि नॉर्थ और साउथ जो है वो गलत लिखा हुआ है, एन और एस जो मार्क्ड है वो गलत है, तो इसलिए वो उनसे पूछ रहे हैं इस स्टोरी में, इस पोयम में। तो जल्दी से बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्योंकि वो रॉन्गली मार्क्ड एन और एस के डायरेक्शन को देखना चाहते, शायद इसलिए वो वहां पर रुके हैं। What does support the flow of cities? Traveling, rural people, government, flow of money. दिस इज फ्लो ऑफ मनी। जो सिटी के लोग हैं उनके पास बहुत पैसा है, तो वो फ्लो ऑफ मनी है जो उनको सपोर्ट करता है। हु विल सूद द रूरल पीपल? रूरल पीपल को कौन सूद करता है? प्रोमिसेस मेड बाय गवर्नमेंट, सिटी पीपल विल सूद आउट ऑफ देयर विट्स, गवर्नमेंट एंड सोशल एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो सिटी पीपल है वो आउट ऑफ देयर विट्स उनको सूद करते हैं, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Why didn't the polished traffic stop at the roadside stand? They didn't like that place. Their focus was their interest of earning huge benefits. All they were greedy. Yes, तो यहाँ पर all of these correct answer हो जाएगा। ये सारे ही रीजन थे कि वहाँ पर कोई भी नहीं रुकता उन रूरल फोक को देखने के लिए। What news in the poem roadside stand is making rounds in the village? City people are conniving. Villagers will be given homes near theatre and shopping malls. Rural folk is earning money. बताइए। Yes, villagers will be given homes. तो उन्हें बोल दिया गया कि उनको थिएटर्स और शॉपिंग मॉल्स के पास घर दे दिया जाएगा ताकि उनको कुछ काम भी मिल जाए, एक सोसाइटी उनकी है जो चेंज कर दी जाएगी, ऐसा प्रॉमिस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। वाई आर द सिटी पीपल कॉल्ड बीस्ट ऑफ प्रे? क्यों उनको बीस्ट ऑफ प्रे बोला गया है? बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस एंड टेंडेंसी टू ड्यूप अदर फॉर इट, बिकॉज दे वर वेल ड्रेस्ड, बिकॉज दे नो हाउ टू अर्न मनी, ऑल ऑफ दीज। देखो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो इनके पास एक टेंडेंसी, एक सेल्फिशनेस है और ये जाकर लोगों को ड्यूप कर सकते हैं, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the special quality of city people of folk? They are conniving, they are smart, they are snobbish, know how to get benefits in the calculative manner. क्योंकि उनको पता है कि कैसे कैलकुलेटिव मैनर में बेनिफिट्स को लेना है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। Who are greedy doers? The government, old people, the rural people, the polished city folk. तो ये हो जाएंगे polished city folk. Polished बोला गया है जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और घमंडी भी हैं। Why was the children logging in vain? Childish logging in vain. Childish logging क्यों vain में है? क्योंकि because it was useless, because they were shifting, because their wish of earning from city folk couldn't be realized or fulfilled, या nothing. क्योंकि उनकी जो एक विश थी कि वो अर्न करेंगे सिटी से, वो कभी भी फुलफिल नहीं हुई। What is being sold on roadside stand? Furniture, cosmetics, diesel, wild beards, berries, golden squash and some other small similar products. Yes, देखो वो बताते ना कि एक वुडन के बॉक्स में वो इतनी सारी चीजें बेचने के लिए ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वैश एंड सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स। Why was roadside stand built? So that people can wait there, to make it a bus stop, to earn money from polished city traffic, या none? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो अर्न करना चाहते थे मनी को पॉलिश्ड ट्रैफिक से। करेक्ट आंसर हो जाएगा। What does Frost describe in the poem? The feelings of owners of a roadside shed, the feelings of passengers, the feelings of people on footpath, या none of these? देखिए, जो ओनर्स हैं वहाँ पर रोड साइड में, वो ही इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं अपने माइंड में कि भैया रुक जाओ या कुछ भी, तो वो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज फर्स्ट पोएम डील विद? ह्यूमन ट्रेजेडीज, फियर्स एंड देयर सॉल्यूशंस, ह्यूमंस, नेचर या बिल्डिंग? किससे बेसिकली डील करते हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं? तो वो जो ह्यूमन ट्रेजेडीज होती हैं, फियर होते हैं और उनके सॉल्यूशंस होते हैं, उनसे इनकी पोएम ज़्यादातर डील करती हैं।
हु इज द पोएट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड? तो इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज द ओपन प्रेयर फ्रॉम नियर द विंडो? For money to fall from the sky, for more number of people to stop, for getting money from the government, for the sound of coming cars to stop at the road stand to help the owner to earn money from them. Yes, the last answer बिल्कुल correct हो जाएगा, for the sound of coming cars to stop at the road stand to help the owner money from them. What does I stand for in the poem? Owner of the stand, city flower, who stopped on the stand, uh, poet of the poem, Robert Frost. Yes, none. Who agree the painful, pitiful kin in the poem? यहाँ जो farmers हैं, poor rural folk and farmers हैं, वो ऐसा करते हैं. Who went and waited in the lines? Yes, तो D इसका correct answer हो जाएगा. Who made roadside stand and where? कहाँ पर बनाया गया था? The सरपंच made in the village, the government made in the village, the agencies made in the village, the poor rural people made in the village. ऑब्वियसली जो ये रोड साइड स्टैंड है ये किसके द्वारा बनाया गया? जो पुअर रूरल पीपल थे वो उन्होंने ये बनाया और वो ही इसके द्वारा क्या करते हैं? अर्न करते हैं. तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. यस, तो ये थे आज के हमारे कुछ पोएम और स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आपको पसंद आए होंगे. अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए था तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं. और नेक्स्ट पोएम मिलेंगे हम लोग कल को शाम को. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. जय हिंद.